चैप्टर नंबर 4 द थ्री ऑर्डर्स का रैपिड रिवीजन। अब वैसे तो इसका चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ चुका है, जहाँ पे मैंने हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन ये है रैपिड रिवीजन। यहाँ पे मुझे पता है तुम 11th वाले बच्चे, तुमको यही वीडियो चाहिए। इस वीडियो में मैं शॉर्ट समरी नहीं दूंगा, इस वीडियो में मैं शॉर्ट रिवीजन नहीं कराऊंगा, इस वीडियो को मैं डिटेल डेंस रखने की कोशिश करूंगा। अगर तुम सिर्फ ये वीडियो भी देख लेते हो तो तुम्हारा चैप्टर बहुत डिटेल में टच होगा। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का जो होगा उसका आंसर करते तुमसे बन रहा होगा, वो भी फुल मार्क्स के लिए। तो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, इससे ही एक लाइन है जो तुम अलग अलग आंसर्स में यूज कर पाओगे। वो है कि हमारे 9th से लेके 16th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में हमें बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। ये लाइन लिख के आ सकते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द आंसर में। एंड यही चीज है जो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। एक चीज जो तुम्हें हर चैप्टर की पता होना चाहिए, कई जगहों पे तुम्हें काम आएगी, कि कोई भी चैप्टर किन सोर्सेस का यूज करके रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस टाइम पीरियड के हमें बहुत सारे मिडीवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मिडीवल मतलब क्या होता है? एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो हिस्ट्री होता है, मिडीवल हिस्ट्री, मिडीवल पीरियड उसको हम कहते हैं, जो कि हमारे यूरोप में 5th से 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, हमें प्राइसेस के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, लीगल केसेस के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जो चर्च था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सोसाइटी का, वो रिकॉर्ड कर रहा था बर्थ, मैरिजेस और डेथ्स जैसी चीजें। एंड इन सारे सोर्सेस के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है, शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आ रहे थे, कोई रिबेलियन वगैरह हो रहा था, या फिर लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन कैसे अप डाउन हो रही थी। तो ऐसी डिटेल्स हमें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगी। ब्लॉक भाई कौन थे? ब्लॉक भाई एक बंदे थे जिन्होंने क्या बोला था कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के नाम पे आपने पॉलिटिकल लीडर्स की या फिर पॉलिटिकल चीजों की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली, सिर्फ एलिट्स की हिस्ट्री को पढ़ लिया। नहीं, इन्होंने बोला कि आपको सोसाइटी की हिस्ट्री समझना चाहिए, कैसे सोसाइटी, कैसे लोग बिहेव करते हैं, बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है इनके टेक्स्ट का नाम बताओ, तो इन्होंने फ्यूडल सोसाइटी लिखा, जिसमें उन्होंने 10th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी, हाँ 1300 14th सेंचुरी होता है, ये याद रखना। 1386 1330 ये सब 14th सेंचुरी का पीरियड है। 2025 21st सेंचुरी है हमारे डोरेमोन वाली। तो फ्यूडल सोसाइटी में उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी जो थी उसको एक्सप्लेन किया। एंड एक और लाइन के बारे में याद रख सकते हो कि इनको 1944 में नाजीज ने, he was shot dead by Nazis। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर में। फ्यूडलिज्म क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हेडिंग बना देना फ्यूडलिज्म, और उसके बाद लिखना कि इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल जो चेंजेस आ रहे थे, जो रिलेशनशिप था हमारे मिडीवल यूरोप की सोसाइटी का, उसको हम बुलाते हैं फ्यूडलिज्म टर्म से। उस स्ट्रक्चर को, उन चीजों को हम बुलाते हैं कि भाई ये फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूडल स्ट्रक्चर है, ये फ्यूडल सोसाइटी है। अब फ्यूडल टर्म कहां से आता है? जर्मन टर्म फ्यूड से, जिसका मीनिंग एमसीक्यू में आएगा अ पीस ऑफ लैंड। इकोनॉमिकली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें हमें लॉर्ड्स और पेजेंट का रिलेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे लॉर्ड्स के लैंड पे पेजेंट्स काम कर रहे हैं। अब ये तो इकोनॉमिक डिटेल्स हो गई, लेकिन होता ये है कि यही लॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने लग गए, डिसीजन मेकिंग करने लग गए, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करने लग गए। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों का पेजेंट की लाइफ में बहुत हद तक सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट्स में इनका कंट्रोल जाने लग गया। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड की। अगर एमसीक्यू पूछता है कि गॉल क्या है, तो टिक लगा के आ जाना, गॉल ही है हमारा फ्रांस। और अगर इसके फीचर्स, ज्योग्राफिक फीचर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, तो लिख के आ सकते हो कि इसके 2 एक्सटेंसिव कोस्ट लाइंस थे, माउंटेन रेंजेस थी, रिवर्स थे, फॉरेस्ट थे, एग्रीकल्चरल प्लेन्स, सब था इसके लैंड में। एंड यहाँ पे जर्मेनिक ट्राइब फ्रेंक्स ने आके दावा बोल दिया और इनके नाम पे इसका नाम पड़ा फ्रांस। अब जर्मेनिक ट्राइब्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, जहां पे हमने बात करी थी रोमन एम्पायर की, कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से जर्मेनिक ट्राइब्स ने इन
पुराने रीजन्स में जहां पे पहले के टाइम पे हमारा रोमन एम्पायर हुआ करता था, वहां पे इन जर्मेनिक ट्राइब्स ने अपने सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर लिए थे। तो वही हुआ था हमारे फ्रांस के केस में। तो ये चीज आप लिख के आएंगे कि यहाँ पे फ्रांस के केस में फ्रैंक्स आए थे, जिनके नाम पे इनका नाम पड़ा फ्रांस। और यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि 6th सेंचुरी से यहाँ पे जो किंगडम्स बने, अब वो फ्रैंकिश ओरिजिन के फ्रेंच किंग्स रूल कर रहे थे, जो कि हाईली क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी चीज का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे ये लोग क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे उनका रिलेशन था क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के साथ, चर्च के साथ। तो उसको एक्सप्लेन करो तो क्या लिख के आओगे कि भाई इनके पहले से ही चर्च के साथ काफी स्टेबल रिलेशंस थे, लेकिन 809th सेंचुरी के बाद पोप भाई ने क्या किया। पोप भाई कौन होते हैं? पोप भाई नहीं होते। पोप कौन होते हैं? हमारे कैथोलिक चर्च के जो रिलीजियस लीडर हैं, जो टॉप मोस्ट फिगर हैं, वो है हमारे पोप। उन्होंने फ्रेंच किंग शार्लेमेन को टाइटल दे दिया होली रोमन एम्परर का। तो इससे और भी इनके जो रिश्ते थे वो थोड़े से और भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो गए। अब ये है हमारा गॉल, हमारा फ्रांस रीजन। यहां से एक नदियां पड़ती है जिसका नाम है हमारा इंग्लिश चैनल, और उसके बाद हमारा यहाँ पे है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का रीजन। तो वही लिखा हुआ है कि अक्रॉस अ नैरो चैनल ले हमारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। यहाँ पे 11th सेंचुरी, ये डेट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेट में से एक है। 11th सेंचुरी के बाद होता क्या है? अ ड्यूक। ड्यूक मतलब हमारे फ्रेंच, मान लो ये हमारा फ्रेंच रीजन है, तो यहाँ के नॉर्दर्न साइड पे एक रीजन है नॉर्मैंडी का रीजन। नॉर्मैंडी के एक ड्यूक मतलब नॉर्मैंडी के एक प्रिंस थे, जिन्होंने अब इंग्लैंड को कैप्चर कर लिया था। इतना सा भी याद रख लो, बाकी इंग्लैंड की और थोड़ी हिस्ट्री हम आगे जाके देखेंगे। अब इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द 3 ऑर्डर्स के बारे में, कि कौन थे ये 3 ऑर्डर्स। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसके नाम पे इस चैप्टर का नाम है। ये जो 3 ऑर्डर्स थे, ये हमारे क्लर्जी, नोबिलिटी और पेजेंट्स। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम डिटेल देखेंगे, और पहले हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी के बारे में। अब हमारा जो ऑर्डर था, वो कौन बोल रहा था कि ऐसा ऑर्डर होना चाहिए? वो हमारे जो फर्स्ट क्लास क्लर्जीमैन थे, जिसमें हमें प्रीस्ट देखने को मिल जाते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि भाई ये 3 ऑर्डर है और हम नहीं, ये ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सारे भगवानों ने सबको अलग अलग बनाया है, तो अलग अलग ऑर्डर्स होने चाहिए अपने अपने काम के हिसाब से। लेकिन जो सेकंड ऑर्डर था, हमारी नोबिलिटी क्लास, ये इवन दो हायरार्किकली सेकंड प्लेस किया गया था, क्लर्जीमैन के नीचे इनको रखा गया था, लेकिन ये सोसाइटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स में से। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर टर्म को आप सोशल ग्रुप से रेफर कर सकते हो, कि 3 हमें सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से सेकंड था हमारा नोबिलिटी। एंड नोबिलिटी सोसाइटी में एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे। इनके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, जो कि इनको वेसलेज के थ्रू मिलता था। अब वेसलेज मतलब क्या होता है? यहां से आप समझोगे इस फ्यूडल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को। मान लेते हैं एक किंग साहब है, किंग के नीचे कौन है? ये नोबल्स हैं, जिनको हम नोबिलिटी क्लास का मेंबर मान रहे हैं। ये नोबल्स है जिनको किंग ने क्या दिया है? किंग ने इनको बहुत सारा लैंड दिया है, कि भाई ये लो लैंड आपके लिए, इसके बदले में आप क्या दोगे? आप लॉयल्टी प्रोवाइड करोगे। आप लॉयल्टी प्रोवाइड करोगे मतलब क्या? कि आपकी आर्मीज वगैरह जो है, अगर किंग को जरूरत है तो किंग आपकी आर्मीज को यूज करेगा, एंड आप किंग की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करोगे, उनकी लॉयल्टी, उनकी तरफ लॉयल रहोगे। यहाँ पे ये जो नोबल्स हैं, वो क्या है? किंग के वेसल्स हैं। ऐसे ही किंग के अंडर में हमें वेसल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको सेम नोबल्स कुछ प्रोवाइड करेगा, जिसके बदले लैंड प्रोवाइड करेगा, जिसके बदले में वो उनको लॉयल्टी प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब ये टर्म आप समझते हैं, वेसल मतलब क्या होता है? सेम चीज होती है कि भाई नोबल मैन जो है हमारे, वो किंग को एज हिज लॉर्ड एक्सेप्ट करते हैं। अब यूजुअली इस चैप्टर में जो लॉर्ड टर्म है वो हम नोबल्स के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक लॉर्ड एक कॉमन टर्म है, जो आप देखोगे आगे जाके कि जो भी ऊपर है, जो भी सुपीरियर है, उसको लॉर्ड बुलाया जा सकता है। आगे हम जो देखेंगे क्रिश्चियन प्रीस्ट को, वो भगवान को भी लॉर्ड बुलाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, बट इन जनरल कभी लिखा हुआ है कि लॉर्ड की कैटेगरी थी, तो हम नोबल्स की बात कर रहे हैं। तो नोबल मैन किंग को अपना लॉर्ड या फिर सेन्योर, बेसिकली सीनियर टर्म से रेफर कर रहे हैं, एंड म्यूचुअल प्रोमिसेस इनके बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा किंग है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अपने वेसल, अपने नोबल मैन को, और जो नोबल मैन है वो लॉयल रहेंगे अपने लॉर्ड की तरफ, अपने किंग की तरफ। ये जो रिलेशनशिप था, इसको फॉर्मलाइज किया जाता था चर्च में, बाइबल के सामने वाउज लिए जाते थे, और बहुत सारी सिंबॉलिक चीजें भी की जाती थी कि भाई किंग, मान लेते मैं नोबल हूं, मेरे को लैंड दे रहा है, तो हो सकता है कि मुझे एक स्टाफ दे दे। स्टाफ मतलब होता है एक स्टिक दे दे, कि भाई लो तुमको लैंड दिया, उसको सिंबलाइज कर रही है ये स्टिक। या फिर हो सकता है कि क्लॉड ऑफ अर्थ मतलब मिट्टी का एक, मिट्टी मेरे हाथ में मिट्टी रख दे, गोबर वोबर रख दे, कि भाई तुमको हमने लैंड दिया है, उसके बदले में एज ए सिंबल हम तुमको ये मिट्टी हाथ में रख रहे हैं। तो ऐसी कुछ
चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मुझे तुमको बताना है डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज के बारे में। अगर तुमने इसका नाम नहीं सुना है तो क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में। ह्यूमैनिटीज के हर एक बच्चे के लिए मस्ट रीड ये बुक है, बहुत प्यारी है कवर टू कवर। मैंने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ना चाहिए। 11th में हेल्प करेगी, 12th में हेल्प करेगी। मस्ट रीड बुक, मस्ट हैव इन योर कलेक्शन, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ना मिले आप अमेजोन में सर्च भी कर सकते हैं डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज। अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस वैसेलेज रिलेशन के बारे में पूछे, या फिर हो सकता है सिर्फ नोबल्स के बारे में पूछे, उनकी सोसाइटी में स्टेटस के बारे में पूछे। तो याद रखना, इनको प्रिविलेज स्टेटस मिलता था सोसाइटी में। इनके पास, इनको जो भी प्रॉपर्टी मिली है उसके पास इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था। यहाँ पे एक नया टर्म आता है फ्यूडल लेवीज। इसका मतलब क्या है, ये लोग अपनी खुद की आर्मी होल्ड किया करते थे, एंड यही आर्मी ये लोग अपने किंग्स को भी ऑफर किया करते होंगे जब भी किंग को आर्मीज की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद अपना जो एरिया है उसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं, पेजेंट्स हो गए, जितनी भी प्रॉपर्टी सब इनकी है। तो वहां पे ये लोग अपने खुद के कोर्ट्स लगाया करते थे, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहे होते थे, या फिर इनको कोई मनी वगैरह इश्यू करना है तो वो भी अपने एरिया में कर सकते थे। अपनी प्रॉपर्टी में नोबल्स के जो हाउसेस होते थे उसके लिए हमें टर्म देखने को मिलता है मैनर। लेकिन ये जो मैनर टर्म है ये भी बेसिकली इनकी पूरी प्रॉपर्टी के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनका जो एस्टेट है, मतलब इनका जो प्रॉपर्टी, इनका जो लैंड है, उसको भी आप मैनर टर्म से रेफर कर सकते हो। लेकिन मेनली अगर एमसीक्यू में आता है कि इनके हाउस को क्या बुलाते थे, टिक लगा देना, इनके हाउस को हम बुलाते थे मैनर, जो कि इन्हीं के मैनोरियल एस्टेट में हुआ करता था। अब मान लेते हैं मैं एक नोबल मैन हूं, मेरा मैनोरियल एस्टेट है, मैं छोटा नोबल हूं, तो मेरे एस्टेट में डजन फैमिलीज रहेंगी, 12-20 फैमिलीज रहेंगी। अगर मैं एक बड़ा नोबल हूं, मेरा बड़ा एस्टेट है, तो 50-60 फैमिलीज भी उसमें रह सकती हैं। और मेरे एस्टेट के विद इन ही मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स की चीजें होंगी। ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन मैनोरियल एस्टेट का आएगा तो पीछे वाले पॉइंट लिख के आएंगे, फिर लिख के आएंगे कि उसके विद इन ही ग्रेन्स उग रहे हैं, ब्लैकस्मिथ्स है, कारपेंटर है, स्टोन मेजर है जो स्टोन का काम करते हैं, विमेन है जो थ्रेड स्पिन कर रही है, उससे टेक्सटाइल को वीव कर रही है, बच्चे जो है मेरे लिए वाइन पीसने का तो काम करेंगे ना, बच्चे बेसिकली ग्रेप वगैरह पीस रहे हैं ताकि मेरे लिए उससे वाइन वगैरह बन सके। एंड फॉरेस्ट लैंड है जहां पे मैं शिकार कर रहा हूँ, पास्चर लैंड है जहां पे मेरा गधा भूरा वहां पे घास चल रहा है, चर्च है जहां पे प्रेयर हो रही है, कासल क्या होता है, कासल लाइक स्ट्रक्चर भी बड़े बड़े बनाए जा रहे थे, एंड वो बेसिकली डिफेंस पर्पजेस के लिए यूज किए जा रहे थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इवन दो ये सेल्फ सफिशिएंट होते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी जैसे कि नमक है, नहीं मिल रहा हमारे एरिया में तो बाहर से लाया जाएगा, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही शौक वाला आदमी हूं और मुझे चाहिए कि भाई मेरे घर को बढ़िया सजाया जाए, इंपोर्टेड मटेरियल से सजाया जाए, तो भी फर्निशिंग्स के लिए बाहर से आइटम आता था। या फिर मेरे को अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, अब यूकेलेली जो है वो तो नहीं मिलेगा मेरे मैनोरियल एस्टेट में, तो हो सकता है बाजू वाले में मिल रहा हो, तो वहां से इसको खरीद के मेरे को लाना पड़ेगा। तो इवन दो वी वर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, अपने मैनुअल एस्टेट को काफी सेल्फ सफिशिएंट बनाते थे, लेकिन अगर ऐसी कुछ बाहर की चीजें चाहिए तो उनको इंपोर्ट किया जाता था। अब आती है नाइट्स की कैटेगरी। नाइट्स कौन है, हमने बात करी ना, एक फ्लो चार्ट है जो आप अपने आंसर में बना के आ सकते हो। किंग है, उसके नीचे नोबल है, अब उसके नीचे एक नई कैटेगरी इमर्ज हो रही थी, नाइट्स की कैटेगरी। ये क्यों हो रही थी, क्योंकि 9th सेंचुरी के बाद, ये इजी है वैसे याद करने के लिए, नाइन्थ सेंचुरी के बाद बहुत सारी फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स हो रही थी। एक पॉइंट यहाँ के इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया गया था कि पहले इस पूरे यूरोपियन रीजन में एक पावर थी, रोमन एम्पायर, लेकिन अब जब वो खत्म हो गया है तो यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ग्रुप्स लीड कर रहे हैं, तो वो आपस में काफी ज्यादा लड़ा भी करते थे। वही चीज का एक एग्जाम्पल यहाँ पे 9th सेंचुरी में लोकलाइज्ड वॉर्स वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, तो लोगों को चाहिए अब नाइट्स, बेसिकली नाइट्स है वो लड़ाके जो हम जैसे नोबल्स के लिए लड़ेंगे, तो नाइट्स की कैटेगरी इमर्ज होती है। एक और पॉइंट इनके बारे में लिख के आ जाना कि ये लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी, वॉल्स वगैरह करने की प्रैक्टिस भी किया करते थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डमीज पे प्रैक्टिस करते थे। ये जो लॉर्ड्स होते थे, अब लॉर्ड्स को किंग ने इनको लैंड दिया है, अब ये जो लॉर्ड्स है ये लैंड ग्रांट करेंगे नाइट्स को। इसके लिए टर्म हमें देखने को मिलता है फीफ, ये आपको याद रखना है। कई बार नाइट्स के पास 1000 to 2000 एकर्स ऑफ लैंड हो जाता था। एंड अब
अगेन वही चीज हमें देखने को मिलती है जो फ्यूडलिज्म में हमें हर जगह देखने को मिल रही है। कोई राजा है तो उसके लैंड में वो खुद थोड़ी ना काम करेगा। नोबल है, मैं क्यों नोबल क्यों बन गया हूं, मैं मेरे को राजा बनना चाहिए, पर ठीक है बन गया हूं। मैं नोबल हूं तो अपने लैंड में मैं खुद काम थोड़ी ना करूंगा। वैसे ही अगर मेरे अंडर में कोई नाइट है तो वो खुद थोड़ी ना काम करेगा अपने लैंड में। हम सारे जो लोग हैं वो अपने अपने लैंड में पेजेंट्स को काम कराएंगे। तो यही होता था कि पेजेंट जो थे वो नोबल्स के लैंड में भी काम करते थे एंड इनके लैंड में, इनके फीफ में भी काम किया करते थे। एक और चीज यहाँ से याद रख सकते हो, फ्यूडल स्ट्रक्चर में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे अभी कैश यूजेज ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मैं अपना नोबल हूं, मेरे अंडर में बहुत सारे पेजेंट्स रहते हैं, तो पेजेंट्स का जो खुद का लैंड है उसमें भी वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही लोग हफ्ते में 3 दिन या फिर ज्यादातर उससे ज्यादा ही दिन होता था कि 3 4 5 दिन मेरे लॉर्ड के लैंड में आके काम कर रहे हैं। मेरे लैंड में जब वो लोग काम करेंगे तो वो मेरे लिए हो रहा है। तो ये बेसिकली वो रेंट है जो मुझे दे रहे हैं, इसको हम बुलाते हैं लेबर रेंट। तो मैं उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं उनसे लेबर रेंट चार्ज कर रहा हूं। लेकिन ये चीज आगे चैप्टर में जाओगे तो बदल जाएगी। अब नाइट जो थे वो रेगुलर फी दिया करते थे नोबल्स को, एंड अगर मुझे फाइट की जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे लिए लड़ने जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लर्जी की। इनका क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिख के आओगे? सबसे पहले लिख देना कि एपेक्स ऑफ वेस्टर्न कैथोलिक चर्च में कौन होते थे। एपेक्स मतलब सबसे हाईएस्ट पावर पे। कैथोलिक चर्च मतलब क्या होता है, जैसे हर रिलीजियस ग्रुप में हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, तो वैसे ही एक डाइवर्सिटी का पार्ट है हमारे चर्चेस में वैरायटी, जो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हमारे इस वेस्टर्न यूरोपियन रीजन की, तो यहाँ पे कैथोलिक जो चर्च का इन्फ्लुएंस था वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर है हमारे पोप। प्लस क्रिश्चियंस जो थे हमारे पूरे यूरोप के, दे वर टू बी गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स। बिशप मतलब क्या, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर्स, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रीस्ट हमारे चर्चेस में, लेकिन उनकी अथॉरिटी पोप के नीचे आ जाती है। क्लेरिक्स मतलब, क्लेरिक्स भी एक टर्म है जो हम यूज करते हैं इन्हीं प्रीस्ट के लिए, रिलीजियस लीडर्स के लिए, जो हमें चर्च में देखने को मिलते हैं। और ये जो रिलीजियस ग्रुप है, ये जो प्रीस्ट लोग हैं हमारे सोसाइटी के, ये फॉर्म करते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी। एंड इन लोगों की भी अथॉरिटी सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी। हर एक विलेज में हमें चर्चेस देखने को मिल जाते हैं। लोग हर संडे इनमें आते थे, इन यहाँ के जो प्रीस्ट होते थे उनके जो सरमन, उनके जो रिलीजियस टॉक होते थे, उनको सुनने के लिए गैदर हुआ करते थे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि प्रीस्ट बन कौन सकता है। क्या मैं मुंह उठा के जाऊंगा तो मैं प्रीस्ट बन सकता हूं? नहीं। पहली चीज तो यह है कि सिर्फ मैन बन सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि सर्फ नहीं बन सकते। अब सर्फ कौन होते हैं आगे इस चैप्टर में समझोगे आप, कि जो अनफ्री पेजेंट्स हैं उनको सर्फ बुलाया जाता है। तो अनफ्री लोग भी नहीं बन सकते। अगर आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो भी आप नहीं बन सकते। एंड विमेन तो बन ही नहीं सकती। एंड जो मैन बनेंगे वो भी अब शादी नहीं कर सकते। मैं तो नहीं बनना चाहता, आप बोल देता हूँ ये सब चीजें यार मैं। अब चर्च की पावर कहां से आती है? एक चीज लिख के आ जाना कि चर्च की पावर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थी, कि नोबिलिटी पे डिपेंडेंट हो या किंग पे डिपेंडेंट हो। नहीं, चर्च की खुद की बहुत ज्यादा पावर्स थी। चर्च के पास एक राइट था 10th ऑफ पेजेंट्स एनुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को चार्ज करने का। मतलब अगर मैंने 100 रुपए का प्रोड्यूस किया तो ये लोग 10 रुपए मतलब 1/10 उसका मुझसे चार्ज कर सकते हैं, जिसको बुलाया जाता है ताइथ टैक्स। ये आप याद रखेंगे, ताइथ। तीथ बुलाने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, वैसे आपको जो बुलाना है आप बुलाएं, बट मैंने प्रोनाउंसिएशन सर्च किया था, इट वाज ताइथ। चर्च जो था इसको डोनेशंस भी मिलते थे। क्यों मिलते थे? कुछ लोग डोनेशंस कर देते थे कि भाई हमारा भला हो, कुछ लोग ऐसे भी डोनेशंस करते थे कि भाई हमारा जो भाई बंधु मर गया है उसका आफ्टर लाइफ में भला हो। तो ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। चर्च में हमें जो सेरेमनीज देखने को मिलती है, ये काफी ज्यादा एलिट्स की जो सेरेमनीज थी, हमने पीछे बात करी ना कि कुछ सिंबॉलिक चीजें की जाती थी जब लैंड वगैरह ट्रांसफर हो रहा था, वैसे ही हमें कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेयर करते समय नील डाउन होना, क्लास्प्ड हैंड्स रखना। क्लास्प्ड हैंड मतलब ऐसे हाथ रख के बो डाउन करके भगवान की तरफ प्रेयर करना। तो ये क्या है? ऐसे ही हमें रिलेशंस देखने को मिलते हैं नाइट्स और लॉर्ड्स के बीच में। जब नाइट को लैंड मिल रहा होता था लॉर्ड के सामने, या फिर नाइट लॉर्ड के सामने होता, तो भी ऐसी कुछ चीजें कर रहा होता था जिसको हमारे चर्च में भी कॉपी कर लिया था। इट शोज कि यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमें एक दूसरे का देखने को मिल रहा है। एक और चीज, द टर्म लॉर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर गॉड, ये भी हमें देखने को मिलता है कि काफी एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल है जो इससे हमें देखने को मिल रहा है। तो एक पॉइंट आप यहां से कंक्लूडिंग पॉइंट बना सकते हो कि फ्यूडलिज्म में हमारा जो रिलीजियस और सेकुलर वर्ल्ड था, मतलब जो नॉन रिलीजियस वर्ल्ड था, उसमें हमें काफी सारे शेयर्ड कस्टम्स एंड सिंबॉलिक यूजेज सिमिलर देखने को मिल रहे होते हैं। अब एक नई कैटेगरी है। अब वैसी चीजें जो हमने सेकुलर वर्ल्ड के बारे में पढ़ी कि हमारे किंग्स थे,
फिर हमारे नोबल्स थे, फिर एक नई कैटेगरी आ गई नाइट्स की। वैसे ही यहाँ पे होता है कि हमारे गॉड है, फिर हमारा चर्च है, एंड नई कैटेगरी आ रही है मंक्स की हमारे। अब ये कौन है? जो डिवाउट क्रिश्चियंस थे, काफी डिवोटेड क्रिश्चियंस थे, इनको चाहिए कि एक नया ग्रुप हो हमारे पास। एंड यहाँ पे हमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है मंक्स में और हमारे प्रीस्ट में। डिफरेंस क्या है कि प्रीस्ट लोगों के बीच में रहते हैं, उनको सरमन दे रहे हैं, उनको ज्ञान पेल रहे हैं, लेकिन मंक्स का हमें देखने को मिलता है कि ये लोग सोसाइटी से आइसोलेटेड रहते हैं, अपने मोनास्ट्री से या फिर एबेज में। एबेज टर्म मोनास्ट्री के लिए ही यूज कर सकते हो, जो बड़े मोनास्ट्रीज होते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो। एक और चीज याद रखना, एबेज के जो हेड होते हैं, यहाँ पे एबेज के जो हेड मंक है, अगर मेल है तो उसको एबट टर्म से रेफर किया जाता है, फीमेल है तो एबिस। तो अगर मेरे नाम के सामने एबट कभी लग जाए तो याद रख लेना कि मैंने किसी मोनास्ट्री को ज्वाइन कर लिया है, मैं उसका हेड भी बन गया हूं, एबट देव भाई। अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? दो एग्जाम्पल्स हैं उन मोनास्ट्रीज के जो बन रहे थे। क्या एग्जाम्पल है? सेंट बेनेडिक्ट का इटली में बना एंड क्लूनी इन बर्गंडी। ये याद रखना, दो एग्जाम्पल लिख के आ जाना। अब विमेन भी यहाँ पे, अब कुछ डिफरेंसेस है ना। एक डिफरेंस हमने देख लिया प्रीस्ट से, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? दूसरा डिफरेंस ये है कि विमेन भी मोनास्टिक लाइफ को एंटर कर सकती थी, मैन एज मंक्स एंड विमेन एज नन्स। मोनास्ट्री जो होते थे वो सिंगल सेक्स कम्युनिटीज होते थे, मतलब अगर एक मोनास्ट्री है तो मेजर चांसेस है कि उसमें या तो सिर्फ मेल है या तो सिर्फ फीमेल है। को मंक्स एंड नन्स वाले कम हुआ करते थे। मोनास्ट्रीज भी काफी ज्यादा डेवलप होने लग गए, काफी सारे मेंबर्स इनको ज्वाइन कर रहे थे, इनकी बिल्डिंग बड़ी हो रही थी। इन्हीं से अटैच्ड हमें स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनते हुए देखने को मिल रहे थे। इनके भी बहुत सारे एस्टेट्स डेवलप हो रहे थे एंड दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू आर्ट्स एंड कल्चर। फॉर एग्जांपल, वही बात मैंने टर्म आपको बताया ना, एबिस, हिल्डेगार्ड जी देखने को मिलते हैं जो चर्चेस में सिंगिंग वगैरह, कम्युनिटी सिंगिंग को प्रमोट कर रही थी। इसके बाद 13th सेंचुरी में हमें कुछ मंक्स देखने को मिलते हैं जिनके लिए टर्म है फ्रायर्स। अब ये फ्रायर्स कौन है? ये वो मंक्स है जो इन मोनास्ट्रीज के अंदर नहीं रह रहे हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों को अपना ज्ञान बिखेर रहे हैं। 14th सेंचुरी के बाद इनको भी हमें इनके ऊपर भी क्वेश्चनिंग देखने को मिल जाती है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोल रहे थे कि मोनास्टिसिज्म को क्वेश्चन कर रहे थे बेसिकली वो लोग, जैसे कि इंग्लैंड में हमें लैंगलैंड भाई की प्रायस प्लाउमैन देखने को मिलती है, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि भाई मंक्स तो बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं एज कम्पेयर टू, अगर पेजेंट्स को देख लो तो इनकी लाइफ ज्यादा लग्जूरियस है। ऐसे ही हमें चौसर्स कैंटरबरी टेल्स देखने को मिल जाती है, जिसमें मंक्स एंड नन्स एंड फायर्स का एक ह्यूमरस पोर्ट्रेल किया गया है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है, ये जो नए फेस्टिवल्स आए ना, इसमें हमें क्रेजी चीज देखने को मिलती है कि नया फेस्टिवल जैसे कि क्रिसमस आया, जैसे कि हमारा ईस्टर आया, जो आज की डेट में भी मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले के टाइम पे इसी टाइम पीरियड में अलग फेस्टिवल्स मनाए जा रहे थे, जिनको अब क्रिसमस और ईस्टर ने रिप्लेस कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अब लिख के आना कि 4th सेंचुरी के बाद ये क्रिसमस और ईस्टर सिग्निफिकेंट बने, लेकिन क्रिसमस जो कि हमारा 25 दिसंबर में जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसने एक प्री रोमन फेस्टिवल को रिप्लेस किया जो कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता था अराउंड इसी टाइम पीरियड में। ईस्टर जो है वो किस चीज के लिए होता है? टू कमेमोरेट क्राइस्ट का जो क्रूसिफिक्शन हुआ था, उनका जो राइज फ्रॉम द डेड हुआ था, उसके लिए ये किया जाता है। एंड इसने भी एक प्री रोमन फेस्टिवल को रिप्लेस किया जो कि ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता था, जो कि स्प्रिंग के इनकमिंग को, आफ्टर द विंटर स्प्रिंग जब आता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए पहले वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा था। अब इससे क्या हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमें नए इंपॉर्टेंस, क्रिश्चियनिटी की इंपॉर्टेंस गेन करने से कैसे नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे लिख के आ जाना कि पहले के जो ट्रेडिशन थे वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। पहले के जो फेस्टिवल थे उसमें लोग क्या करते थे, अपने विलेजेस में अपने जो लैंड वगैरह हुआ करते थे उसको विजिट किया करते थे, जो अब लोग क्रिसमस और ईस्टर में भी कर रहे हैं। एक और चीज कि लोगों ने नए फेस्टिवल्स को काफी एक्सेप्ट किया, क्योंकि अब ये जो हॉलीडेज आ रहे थे इसमें लोगों को रेस्ट मिल जाता था, पेजेंट को बहुत ज्यादा ओवरवर्क कराया जा रहा था। एंड अब इन नए फेस्टिवल्स में इवन तो ये इस चीज के लिए थे कि आपको वर्शिपिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लोग काफी इंजॉय करते थे, फीस्ट करते थे, एंड इसलिए काफी ज्यादा एक्सेप्ट भी कर रहे थे इन फेस्टिवल्स को। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर। थोड़ी सी बात हमने कर ही ली है कि पेजेंट्स फ्री अनफ्री दोनों हुआ करते थे, तो या तो फ्री पेजेंट हुआ करते थे या फिर अनफ्री पेजेंट्स के लिए टर्म है सर्फ। तो एक फ्लोचार्ट बना के आ जाना, पेजेंट्स, फ्री पेजेंट्स और सर्फ वाला। अगर क्वेश्चन आपसे सिर्फ फ्री पेजेंट्स के बारे में पूछता है तो पहली चीज लिख के आना कि इन लोगों को एटलीस्ट एक साल में 40 डेज ऑफ अपनी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करना होता था। इसके बाद हफ्ते में 3 दिन
या फिर उससे ज्यादा दिन अक्सर इनको एज लेबर एंड जो मैंने बताया लॉर्ड के एस्टेट में काम करना होता था, प्लस बहुत सारे अनपेड टास्क भी करने होते थे, जैसे कि डिच डक करना, मतलब ट्रेंच जो बनाना है, गड्ढे वड्ढे बनाना है तो उसको डक करना, या फिर फायरवुड कलेक्ट करना, फेंसेस और रोड्स का रिकंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, विमेन वगैरह थ्रेड स्पन करती थी, क्लॉथ वीव करती थी, कैंडल्स बनाती थी, जो बच्चे हैं वो मेरे लिए ग्रेप्स वगैरह पीसेंगे, तो ये सारे काम होते थे। प्लस एक टैक्स था, टेई या टाई लगा, आपको बुलाना अच्छा, जैसे भी आपको बुलाना अच्छा लगे आप वैसे बुलाए इस टैक्स को, लेकिन ये जो टैक्स था वो किंग्स इंपोज करते थे इन लोगों के लिए, जो बाकी क्लर्जी मैन को, नोबिलिटी को नहीं देना पड़ता था, लेकिन पेजेंट्री वैसे ही भिखारी है और उनको ये टैक्स भी देना होता था। सर्फ जो होते थे ये वो लोग हैं जिनके पास पर्सनल फ्रीडम तक नहीं है, इनको लैंड पे, लॉर्ड का जो लैंड है उस पे काम करना होता था, जिसके बदले में इनको थोड़ा बहुत हार्वेस्ट दे दिया जाता था। विदाउट परमिशन ये लोग इस लैंड को छोड़ भी नहीं सकते थे, एंड इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि आपको नोबल्स की फैसिलिटीज का यूज करना है, नोबल की ही मिल यूज करोगे अपना आटा पीसने के लिए, नोबल की ही ओवन यूज करोगे, उसी का वाइन प्रेस यूज करोगे। अब ये तो अच्छी बात लग रही है कि भाई उसी का यूज करना, वो करने दे रहा है क्या? नहीं, उसके बदले में वो आपसे पैसे लेगा। और ये सब चीजें तो छोड़ दो, नोबल ही कई बार इनकी शादी भी करा देता था। एंड अगर ये बोल रहा है कि भाई ये देखो ये लड़की हमको पसंद आई, इससे शादी कर ले, तो वो उसको भी अप्रूव करने के लिए पैसे ले लेता था। क्या है भाई, वैसे ही भिखारी, क्या क्या फीस लोगे यार उससे। पर चलो जाए भाड़ में, हम बात करते हैं इंग्लैंड में क्या सीन चल रहा था। थोड़ा सा हमने पीछे देखा है, इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर्स आते हैं 11th सेंचुरी के बाद। यहाँ पे एंगल और सेक्शंस कौन है? ये जर्मेनिक ट्राइब जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो कि आए थे हमारे सेंट्रल यूरोप से, इनके ही नाम पे इनका नाम पड़ा एंगललैंड, इंग्लैंड हमारा 6th सेंचुरी के बाद से ये नाम इनका हमें देखने को मिल जाता है। 11th सेंचुरी में यहाँ पे आते हैं विलियम वन, हमारे विलियम द कॉन्करर। ये हमारे नॉर्मैंडी के ड्यूक थे जिन्होंने नदियां पार करके अब यहाँ पे कॉन्कर कर लिया था। एंड फिर इनके साथ बहुत सारे नोबल्स भी आए थे, इन्होंने यहाँ पे आए इंग्लैंड का पूरा मैपिंग वगैरह किया विलियम द कॉन्करर भाई ने, और अपने जो नोबल्स आए इनके साथ 180 नॉर्मन नोबल्स इनके साथ आए थे, उनमें इस लैंड को बांट दिया। वही फ्यूडलिज्म का जो स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये किंग अपना लैंड नीचे वालों पे दे रहा है, उसके बदले में उसको लॉयल्टी मिल रही है, वही यहाँ पे भी 11th सेंचुरी के बाद आ गया था। फिर वही चीज की जो नोबल्स थे उन्होंने नाइट्स को यहाँ पे लैंड दे दिया, तो पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। एक पॉइंट यहाँ से लिख के आ जाना कि ये जो किंग्स हुआ करते थे ये यहाँ पे इंटरनल वॉरफेयर को अप्रूव नहीं कर रहे थे। ये चीज लिख के आना कि ये लोग आपस में लड़ाई करने नहीं देते थे एक दूसरे को, हमारे किंग ने इसको बैन रखा था। अब फैक्टर्स जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को इंपैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले हम एनवायरनमेंट देखेंगे, फिर हम लैंड यूज देखेंगे, फिर हम टेक्नोलॉजी देखेंगे, एक एक करके फैक्टर्स देख लो। अगेन यहाँ पे आप समझोगे 11th सेंचुरी की इंपॉर्टेंस को। अब 5th से 10th सेंचुरीज के पीरियड में क्या हो रहा था, यूरोप के रीजन में बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड था। यूरोप का रीजन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट था, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी, तो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए वेल सूटेड नहीं था। लेकिन चीजें बदलती हैं 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब पहली चीज क्या हुई, यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर फेज आ गया, तो इससे एग्रीकल्चर को थोड़ा सा लंबा टाइम मिल रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों को, क्योंकि अब थोड़ा सा वार्मर हो गया है, तो यहाँ पे जो सॉइल है अब वो फ्रॉस्ट नहीं होगी, जमेगी नहीं, प्लस आप थोड़े लंबे टाइम पीरियड तक कल्टीवेशन कर पाओगे। कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ने लग गया, ग्रोइंग जो सीजन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे लैंड वगैरह में प्लाव भी आप इजीली चला सकते हो क्योंकि फ्रॉस्ट ज्यादा नहीं जम रहा है। प्लस हमारी जो फॉरेस्ट बॉर्डर्स थी वो अब रिसीड कर रही थी, तो बेसिकली एग्रीकल्चर का जो लैंड था उसको प्रमोट किया जा रहा था, फॉरेस्ट कट डाउन हो रहा था। लैंड यूज कैसे चेंज हुआ उसको समझ लो। पहले के जो पेजेंट थे वो प्रिमिटिव पिछड़ी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, ज्यादातर वुडन प्लाउस पे डिपेंडेंट थे जो कि ऑक्सीजन से पुल किया जाता था, लेकिन ये जो वुडन प्लाउ था ना वो बहुत लाइटली बस स्क्रैप कर पाता था लैंड को, तो यहाँ पे हर 4 साल में लोगों को अपने हाथ से डिगिंग वगैरह करनी होती थी, विच वॉज अ वेरी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। लेकिन अब हम देखेंगे कि धीरे से यहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। अब उसके पहले, चेंजेस के पहले कुछ और चीजें क्या लेके क्या होगी, यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन मेथड हो रहा था, इसमें क्या टू फील्ड रोटेशन यूज किया जा रहा था कि आधे फील्ड में क्रॉप उगाएंगे, आधे को खाली छोड़ेंगे, उसके बाद इस आधे में क्रॉप उगाएंगे, इसको खाला क्यों बोल रहा हूं,
खाली छोड़ेंगे। तो वही चीज लिखी हुई है कि विंटर व्हीट और राई उगा दिया, दूसरे को खाली छोड़ दिया, फिर अगले सीजन में उसमें उगा दिया, इसको खाली छोड़ दिया। लेकिन ये अच्छा सिस्टम नहीं था, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खराब हो रही थी, एंड हेंस सोसाइटी में भुखमरी फैल रही थी, फेमाइंस आ रहे थे, क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन फैल रहा था, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन 11th सेंचुरी के बाद सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है। वैसे एकदम से मुझे एक चीज दिखी कि यहाँ पे PLOUGH की जगह PLOWS स्पेलिंग लिखी हुई है। हमने इसको कंप्यूटर में डाला, उसने अमेरिकन इंग्लिश में कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। वही बात ही कलर की स्पेलिंग में OUR हम लिखते हैं, वहां पे OR आ जाता है। तो ये वो डिफरेंस है, गलत नहीं है, लेकिन हम इंडियन इंग्लिश में PLOUGH लिखते हैं, तो ये आप याद रखना। वैसे मैं इसको चेंज करा दूंगा PDF में। अब हमारे को आयरन टिप्ड हैवी प्लाउज यूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मोल्ड बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं। मोल्ड बोर्ड्स क्या होते हैं? हमारे जो प्लाव होते हैं उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें एक कूल्टर होता है, एक मोल्ड बोर्ड होता है, एक प्लाव शेयर होता है। अब मोल्ड बोर्ड का उसमें काम क्या होता है? सॉइल को अच्छे से टर्न करना। तो पहले की जो दिक्कत थी, सॉइल टर्न नहीं हो रही है, अब वो अच्छे से टर्न हो रही है। जो एनिमल हार्नेसिंग की जाती थी, पहले नाक में पट्टा बांध दिया जाता था, अब उनके हमारे जो गाय बैल हैं उनके शोल्डर हार्नेस यूज किया जा रहा है, शोल्डर में पट्टा बांधा जा रहा है ताकि वो ज्यादा ताकत से पुल कर सके। प्लस जो हॉर्सेस हैं उनको हॉर्स शू पहनाए जा रहे हैं ताकि उनके पैर अच्छे लगे। नहीं, बेसिकली हॉर्स के जो पैर होते हैं उनमें हॉर्स शू आप लगा देते हो तो बोलते हैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उनके जो हॉर्स है उनके फीट अब डिके नहीं होते, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। प्लस विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज किया जा रहा है, मिल्स वगैरह में इनका यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। प्लस टू फोल्ड सिस्टम जो कि बेकार सिस्टम था, अब उससे शिफ्टिंग हो गई है 3 फील्ड सिस्टम में। एंड इस 3 फील्ड सिस्टम में क्या हो रहा है? अब फील्ड को 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑटम में एक फील्ड को सो किया गया किसी चीज से, तो दूसरी फील्ड को स्प्रिंग में पीस या बीन्स या लेंटिल से सो कर दिया जाएगा, और सिर्फ थर्ड फील्ड जो है उसको खाली छोड़ा जाएगा, उसको फैलो छोड़ा जाएगा, और ये चीज रिपीट होगी एंड रोटेट करते जाएंगे इसमें। तो हर जो पीस ऑफ लैंड है इसमें, वो 3 साल में से सिर्फ 1 साल खाली छूटेगा। इस तरीके से अब ये चीज की जा रही थी, विच वॉज एटलीस्ट बेटर देन 2 फील्ड सिस्टम हमारा। अब पर यूनिट प्रोडक्शन जो था वो राइज हो गया था, लोगों की डाइट थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी। इसके बदले में हमें देखने को मिलता है कि इनका एवरेज जो लाइफ स्पेन था वो भी बढ़ गया था। लेकिन लिख के आना कि विमेन का कंपैरेटिवली मेन से कम था, क्योंकि विमेन की डाइट उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई थी। तो यूरोपियंस को अच्छी डाइट मिल रही थी, प्लांट प्रोटीन उनकी डाइट में बढ़ रहा था, एनिमल्स को अच्छा फॉडर मिल रहा था। घोड़ा यहाँ का जो था वो ओट्स खाता था, मैं भी ओट्स खाता हूँ, तुम भी ओट्स खाते हो, क्या हम घोड़े तो नहीं? ये लाइन मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मारी है, पर अब तुम नहीं देख रहे हो वहां पे, तो क्या पता तुम देखो ही ना, तो तुम यहाँ पे भी सुन लो। अब पेजेंट जो फार्म्स थे वो छोटे हो रहे थे, क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा मेहनत करनी होती थी इतना ही आउटपुट करने के लिए, अब कम लैंड में उससे ज्यादा आउटपुट हो रहा है, तो आप कम लैंड में अच्छे इफेक्टिवली मेहनत करके ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे होगे। फ्यूडल जो बॉन्ड्स थे पुराने कि भाई तुम हमारे अंडर में काम करो, उसके बदले में तुम हमें लेबर रेंट वगैरह प्रोवाइड दो, ये अब वीकेंड हो रहे थे। इसको और अच्छे से हम आगे समझने वाले हैं। सोसाइटी में मनी का यूज इन्वॉल्व होने लग गया था। बेसिकली अब लोग बोल रहे थे कि हम आपको कैश दे देंगे आपके रेंट की जगह, हम आपके लिए सर्विस वगैरह नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा फोर्थ ऑर्डर के बारे में। अब ऑफिशियल ऑर्डर्स में हमें 3 ऑर्डर बताए गए थे, लेकिन एक नया सेक्शन ऑफ ग्रुप इमर्ज होता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि है हमारे टाउन्स के लोग। अब पहले एक क्वेश्चन पॉपुलेशन के बारे में देख लो, पॉपुलेशन राइज हो रही थी। अब ऑब्वियसली आप एग्रीकल्चर बेटर कर रहे हो तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही होगी। 1000 में 42 मिलियन, 1200 आते आते 62 मिलियन, 1300 आते आते 73 मिलियन। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लोगों का लाइफ स्पेन अबाउट 10 ईयर्स तक बढ़ गया था, लेकिन मेल का ज्यादा, विमेन का कंपैरेटिवली मेल से कम था। अब सोसाइटी में टाउन्स कैसे इमर्ज हुए? 11th सेंचुरी के बाद अब लोगों को लग रहा था, पेजेंट को, कि हमें मार्केट चाहिए जहां पे हम अपना प्रोड्यूस भी बेच सके, एंड वहां पे हमको चीजें क्लॉथ वगैरह खरीदना है तो वो मिल भी सके। तो पहले उन्होंने फेयर्स वगैरह, मेले वगैरह लगाना चालू किया कि हर संडे टू संडे लगा लेंगे। धीरे धीरे ट्रेडिंग सेंटर्स इमर्ज होने लगे, और यही ट्रेडिंग सेंटर्स हमारे टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। अब टाउन्स में कन्वर्ट हो गए मतलब क्या? कि इनके पास टाउन स्क्वायर्स भी थे, वहां पे बहुत सारे सामान का लेन देन भी, ट्रेड वगैरह भी चल रहा था। वहां पे बहुत सारे जो टाउन्स के फीचर्स थे ना वो इमर्ज होने लग गए, मार्केट प्लेसेस वगैरह यहाँ पे इमर्ज होने लग गए, गुड्स एंड कमोडिटीज यहाँ पे अवेलेबल होने लग गई, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ टाउन्स इमर्ज हुए, कासल्स जो थे सोसाइटी के, बिशप्स के जो एस्टेट्स थे, या फिर बड़े बड़े जो चर्चेस थे उनके अराउंड। एंड ये टाउन्स के लोग बोल रहे थे कि भाई हम आपके जो लैंड, आपका लॉर्ड का लैंड है जिसमें हमारे टाउन्स बन रहे हैं, तो आपको लॉर्ड को हम टैक्स दे देंगे, पैसे दे देंगे आपके बदले में, रेम्यूनरेशन आपका हम पैसों में कर देंगे। एंड एक सेइंग थी,
टाउन एयर मेक्स फ्री। और एक हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कस्टम देखने को मिलता है। अगर मैं एक सर्फ हूँ, एक अनफ्री पेजेंट हूँ, मैं भाग जाता हूँ अपने नोबल के लैंड से एंड भाग के मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाउन वगैरह में कहीं जाके छुप जाऊं। अगर 1 साल 1 दिन तक वो मेरा मालिक मुझे नहीं ढूंढ पाता है तो डॉबी इज फ्री, फ्रीडम इज माइन हो जाती थी, इनको आजाद कर दिया जाता था। तो ये आप लाइन जरूर लिख के आ सकते हैं। अगर टाउन का क्वेश्चन आता है तो लिख के आना कि रहते कौन कौन थे टाउन्स में। तो पेजेंट्स हो गए, फ्री पेजेंट्स भी हो गए, भागे हुए सर्फ भी हो गए, अनस्किल्ड लेबर हो गए जो गंदगी साफ वगैरह करना, सामान धोने वगैरह काम कर, धोने का नहीं ढोने का, उठाने उठाने का काम करते थे, शॉपकीपर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए। फिर धीरे से स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन जैसे कि बैंकर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब भी इमर्ज होने लग गए एंड लार्जर टाउन्स की पॉपुलेशन 30,000 तक होने लग गई थी एंड गिल्ड्स इमर्ज होने लग गए। गिल्ड एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर सोसाइटी में देखने को मिलेगी। गिल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम 50 लोग हैं सेम काम करते हैं तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे रॉ मटेरियल लेके आएगी, गुड्स को ओवरसी करेगी, अच्छे से बनवाने के लिए उनको सेल करेगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है गिल्ड। और टाउन्स में हमें गिल्ड हॉल्स भी देखने को मिलते हैं जहां पे गिल्ड के जो लीडर्स हैं वो मीटिंग वगैरह करेंगे। ट्रेड बहुत बढ़ने लग गया वेस्ट एशिया के साथ। ट्रेड में क्या, जानवरों के फर्स बेचे जा रहे थे, हंटिंग हॉक्स और टिन बेचे जा रहा था। हंटिंग हॉक मतलब क्या होता है, इस टाइम पीरियड में बर्ड्स को ट्रेन किया जाता था, हॉक्स को ट्रेन किया जाता था कि भाई जानवर वगैरह पकड़ के लेके आओ। तो अगर मैं मालिक हूं, मेरे पास एक हॉक है जो मेरे हाथ पे बैठता है या कंधे पे बैठता है, तो मैं बोलूंगा छू, तो वो पकड़ के लेके आ जाएगा मेरे लिए। तो ऐसे हंटिंग हॉक्स भी मार्केट में बेचे जा रहे थे। अब हम बात करेंगे कैथीड्रल टाउन्स की। कैथीड्रल मतलब क्या होता है, टर्म ऐसा टर्म है जो शायद आपने सुना होगा। अगर आपका कोई भी क्रिश्चियन दोस्त है तो शायद सुना हो आपने। कैथीड्रल बेसिकली हम जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चर्च हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चर्चेस के लिए हम ये टर्म यूज कर रहे थे। तो जो रिच मर्चेंट्स होते थे वो इन चर्चेस को डोनेट करते थे, जिनके पैसे से ये चर्चेस वगैरह काफी ज्यादा ग्रो कर रहे थे। 12th सेंचुरी के बाद हमें बहुत सारे ऐसे चर्च देखने को मिलते हैं जिनके लिए लोग डोनेशन दे रहे थे, लेबर प्रोवाइड कर रहे थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाने में। एंड ये कैथीड्रल्स जो थे कई सालों के टाइम पीरियड में बनते थे एंड इनको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि अगर प्रीस्ट कुछ बोल रहा है या फिर मॉन्क्स जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं या फिर चर्च में प्रेयर करने के लिए सबको बुलाने के लिए बेल्स बजाई जा रहे हैं, तो इनकी आवाज दूर दूर तक बहुत अच्छे से पहुंचे। एक इनका फीचर है इनकी विंडोज जो कि स्टेन्ड ग्लास से बनती थी। स्टेन्ड ग्लास मतलब कलर्ड ग्लास से बनती थी, जिसमें बाइबल वगैरह की स्टोरीज भी बनाई जाती थी। अगर आप दिन के टाइम पे अंदर होते हो चर्च के तो सनलाइट के कारण वो अंदर से चमकती हुई दिखती थी, बाहर हो अगर रात के टाइम पे तो अंदर कैंडल जल रही तो रात में बाहर से चमकती हुई दिखती थी। तो ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में लिख के आना। एंड ये जो विंडोज होती थी, हो सकता है इसका खुद का ही क्वेश्चन आ जाए तो सारी डिटेल लिख के आना। इसमें मैंने बताया ना कि बाइबल वगैरह के डिपिक्शंस होते थे, तो even those who could not read could read these images, because वो देख तो सकते थे ना कि क्या क्या इमेजेस वगैरह बनी है। तो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग टर्म लिखा हुआ है कि they could read these windows। अब आता है एक क्वेश्चन 14th सेंचुरी क्राइसिस के बारे में पूछता है, तो लिख के आना कि 11th सेंचुरी सब कुछ अच्छा हुआ, 1300 के बाद 14th सेंचुरी सब कुछ का डाउनफॉल हो गया। तो क्या क्या डाउनफॉल हुआ, पहले लिख देना कि इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी कोलैप्स करने लग गई। पहले लिखना इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में। अब जो गर्मियां आने लग गई थी, समर जो थोड़ी अच्छी हो गई थी, हमारा जो बिटर कोल्ड था वो जो कम हो गया था, वो वापस से काफी एक्सट्रीम कोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अगेन क्रॉप ग्रोइंग सीजन छोटा पड़ गया हमारा, स्टॉर्म्स आए, फ्लड्स वगैरह आए ओशन से, तो उन्होंने फार्म लैंड्स को, उसमें जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलने लग गया, पॉपुलेशन जो थी वो फेमाइंस में मरने लग गई। एंड मॉनेटरी का क्राइसिस आता है जब हमारी जो सिल्वर रिसोर्सेज थी, मेटल करेंसी जो थी वो गिर गई एकदम। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया से अब ज्यादा मेटल नहीं निकल पा रहा है, तो सिल्वर का जो अमाउंट था कॉइन्स में उसको कम करना पड़ा, प्योरिटी गिरानी पड़ी। एंड आ गया हमारा ब्लैक डेथ। इसका खुद का क्वेश्चन आएगा। ब्लैक डेथ मतलब क्या? ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था सोसाइटी में, जो कि बहुत डेडली डिसीज थी, जिसके बारे में लिख के आना कि यूरोप में 20% जो पॉपुलेशन थी वेनिश हो गई। कुछ एरियाज में 40% पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई। इतनी ज्यादा ब्यूबोनिक प्लेग ने डेथ्स कॉज कर दी थी। अब हुआ ये था कि ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि बहुत सारी शिप्स आती थी और शिप सिर्फ गुड्स लेके नहीं आती थी। एक शिप आती है रेड्स लेके, वो रेड्स इस प्लेग को फैला देते हैं। इट वाज अ कैटास्ट्रोफिक पीरियड, बहुत ज्यादा डिजास्टरस पीरियड था जिसमें इकोनॉमिक्स
क्राइसिस भी आ गया जिसमें सोशल अनरेस्ट पूरा फैल गया। लिख के आना कि इतने सारे लोग मर गए कि अब लोग नहीं बचे थे काम कराने के लिए, कि एग्रीकल्चर में काम लगाए या फिर इंडस्ट्रीज में काम लगाए, दोनों जगह तो लगा भी नहीं सकते, लोग ही नहीं बचे। लोगों की जो वेजेस थी वो डबल ट्रिपल हो गई। लिख के आना कि 200 to 250% तक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग थे ही नहीं काम कराने के लिए। तो जो लोग थे उन्हीं को पैसा दिया जाता कि तुम लो लेकिन काम तो करो। अब लॉर्ड्स का सीन सुनो यहाँ पे सोसाइटी में क्या हुआ है। एक तरफ उनको वेजेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर आउटपुट गिर रहा है। तो इन्होंने बोला कि जो नया सिस्टम आया है, हमने बात कही थी ना कि इकोनॉमी में अब कैश ट्रांजैक्शन होने लग गया था, तो ये जो नया सिस्टम आया है जहां पे लेबर रेंट नहीं दे रहे हैं, जहां पे वो लोग पैसे ही दे रहे हैं डायरेक्टली, सो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पैसे दे रहे हैं, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर वीक हो गया था। तो इन नोबल्स ने बोला कि नहीं यार, वापस से पुराने स्ट्रक्चर्स को लेके आते हैं। लेकिन जो लोगों ने 11th सेंचुरी के बाद का जो बून देखा था, उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, 11th सेंचुरी के पहले का जो पीरियड था हम वापस से आने के लिए नहीं देंगे। तो वही लिख के आना कि पेजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया। फ्लैंडर्स में 1323 में, फ्रांस में 58 में, इंग्लैंड में 81 में, और इन लोगों ने वापस से जो पुरानी फ्यूडल सोसाइटी थे उसके स्ट्रक्चर्स को लाने के लिए अलाउ नहीं किया। अब ये रिवोल्ट तो दबा दिए गए थे, लेकिन पुराने सिस्टम नहीं ला पाए ये नोबल्स वापस से। तो अब आप ये तो समझते हो फ्यूडल सिस्टम वीक पड़ गया है, हमारे नोबल्स ने कोशिश करी लेकिन वो पुराना सिस्टम नहीं ला पाए वापस। यहाँ पे स्टार्ट होता है एक नया सिस्टम इन न्यू मोनार्क्स का। अब इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख के आओगे? नए मोनार्क्स आ रहे थे जैसे कि लुई द 9th फ्रांस में, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया में, हमारे हेनरी द 7th इंग्लैंड में, इजाबेला और फर्दिनांद ये पति पत्नी है स्पेन में। ये नए मोनार्क्स थे जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर को होल्ड कर रहे थे, एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने रीजन्स में होल्ड कर रहे थे। बेसिकली जो पुराना सिस्टम था कि किंग नोबल वाला, अब वो खत्म हो गया। अब ये जो नए मोनार्क्स है ये सेंटर ऑफ अथॉरिटी बन रहे हैं, इनका नया सिस्टम आ रहा है। बेसिकली अब ये पहले का जो सिस्टम था फ्यूडल लेवीज का, कि फ्यूडल लेवीज ले लेते थे हमारे जो नोबल्स है उनकी आर्मी होती थी जिसको यूज करते थे किंग लोग, अब उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम अपने जो रूलर्स है खुद की आर्मी होल्ड करेंगे, परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, नेशनल टैक्सेशन करेंगे, एक्सपांशन करेंगे दूर दूर तक अपनी पावर्स का। तो बेसिकली नया सेंट्रलाइज्ड पावर यहाँ पे आ गई थी। अब इनिशियली तो नोबल्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी पावर कम हो रही थी, लेकिन फिर धीरे से नोबल्स ने क्या किया, नोबल्स ने इन्हीं की चापलूसी करना चालू कर दिया कि ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आप पावरफुल है, लेकिन हम भी आपकी टीम में, हम आपकी तरफ लॉयल रहेंगे। तो उन लोगों को भी धीरे से एक्सेप्टेंस मिल गया इस स्ट्रक्चर में। एंड इस नए स्ट्रक्चर में अब जो ऐसे लोग थे जो पहले आउट ऑफ द पावर थे, जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह हो गए, ट्रेडर्स वगैरह हमारे जो काफी वेल्दी हो रहे थे, बैंकर्स हो रहे थे, अब हो ये रहा था कि इस नए मॉडल में क्या है, जो किंग है उसको अपने नए रिलेशंस बनाने हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो किंग क्या कर रहा है, लोगों को पैसे दे रहा है, उसके बदले में उनसे कुछ सर्विसेज ले रहा है। पहले लैंड देता था, सर्विसेज वाला सिस्टम था, अब ऐसा सिस्टम है कि इन लोग पैसे दे रहे हैं लोगों को, उसके बदले में काम करवा रहे हैं। तो ये जो मर्चेंट्स होते थे, जो बैंकर्स होते थे, कई बार किंग को पैसा दे दिया करते थे कि भाई आप हमारा पैसा ले लो, एंड किंग उस पैसे को जब एक्सेप्ट करेंगे और उसका यूज करके ये लोग अपने नए रिलेशंस स्प्रेड करेंगे कि भाई आपको पैसा दिया आप हमारे लिए काम करोगे, आपको पैसा दिया आप हमारे लिए ये काम करोगे। तो इससे होता ही है, ये मैंने समझाया इसलिए क्योंकि इससे होता ही है कि जो नए कैरेक्टर्स थे, जो नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स थे हमारी सोसाइटी के, ऐसे लोग जिनको पहले पावर में आने नहीं मिल रहा था, वो भी अब कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहे थे। मे बी उन्होंने बिकॉज अपने पैसे का यूज करके किंग को सपोर्ट किया है, इस तरीके से वो भी पावर में आ रहे थे। एंड यही जो सिस्टम है, यही फ्यूचर ऑफ फ्रांस और फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड को काफी हद में शेप करते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अब आप तो बंधुआ मजदूर नहीं है, आप तो आजाद परिंदे हैं, आपको कौन रोक सकता है हमारे फ्री रिसोर्सेज एक्सेस करने से, जो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट है, वरना सिंपल सा प्रोसीजर है, टेलीग्राम पे जाइए, द ट्विन ब्रोस सर्च करिए, वहां पे आप हमारे नोट्स को ढूंढ पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 11th क्लास के बेस्ट नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, प्लस आपको और भी रिसोर्सेज मिलेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय। एंड मैं तो बोलता हूँ भाई, किसी खास का बर्थडे है, लास्ट पेज में आप बढ़िया सा अपना नोट लिख दें, जो भी लिखना है आप लिख दें, एंड उनको बर्थडे में गिफ्ट करें। इससे अच्छी बर्थडे गिफ्ट नहीं ढूंढ पाएंगे आप, बता रहा हूँ मैं आपको। बट ह्यूमैनिटीज के बच्चों को देना, साइंस में हो तुम्हारी क्रश वश, उसको मत देना जाके।